बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 30 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि के पाठक ने सब कुछ कर दिया है सेट। जानिए अब क्या होगी स्कूल की टाइमिंग और कितने बजे लगेगी पहली क्लास। जात पात करने वाली सरकार चाहिए या फिर गुजरात जैसा विकास करने वाली। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। रोजगार मेले में आज 51,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी। पीएम मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। ऐसे होता है साइबर फ्रॉड, जानकारी होगी तो नहीं फंसेंगे आप। आगे आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से। शिक्षकों के मुंह पर ताला, न संग बना सकते न बोल सकते हैं, न हड़ताल और प्रदर्शन ही कर सकते हैं, किया तो फिर कह खैर नहीं। शिक्षा विभाग का नया फरमान। नीतीश पर जमकर बरसे कुशवाहा, कहा छुट्टी बढ़ाने से नहीं मिलेगा मुसलमानों का वोट। छुट्टी नहीं, रोजगार और शिक्षा चाहिए। चीन में फैली बीमारी को लेकर के बिहार में भी अलर्ट। जाने कौन सी बीमारी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। अररिया के आदर्श बने बिहार क्रिकेट अंडर 16 स्टेट टीम के कप्तान। उपलब्धि जानकर के रह जाएंगे हैरान। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। लालू ही चला रहे हैं बिहार। राबड़ी देवी के भाई ने नीतीश, राहुल और मोदी की पार्टी पर उठाया सवाल, कह दी बड़ी बात। कैसे नीतीश लालू की मंडल की राजनीति को पलीता लगा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और अफसर। नीतीश की पार्टी और सरकार में कितने खेल। जेडीयू के एक मंत्री ने अपने समर्थकों से कहा अशोक चौधरी का पुतला जलाओ, विरोध में लिखो। क्या है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और क्या है इसके फायदे, यहां जाने सब कुछ। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। महागठबंधन सरकार सभी धर्मों और जातियों के लिए काम कर रही है। बीजेपी नेता दे रहे हैं बेतुका बयान। मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। PMGKY योजना के तहत अब इतने साल तक मिलेगा मुफ्त राशन। 10 दिन बाद ठंड दिखाएगी रंग। पटना सबसे प्रदूषित, जाने बाकी जिलों का हाल। पीएम मोदी है सबसे बड़े अपशगुन, बोले सीएम नीतीश कुमार के मंत्री। किसी अच्छे काम में प्रधानमंत्री को जाने से रोके बीजेपी नेता। फूल मालाओं से नहीं, बिहार की इस शादी में बारातियों को हेलमेट देकर के किया गया स्वागत। सांसद भी करने लगे तारीफ। मंत्री बोले बिहार में स्टार्टअप को दिया जाएगा बढ़ावा। पटना में 1 और 2 दिसंबर को मखाना उत्सव। कटिहार के 30 किसान कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार में ट्रेनों पर हो रहे पथराव यात्रियों के लिए बनी मुसीबत। पैसेंजर से लेकर के राजधानी तक को बना रहे हैं निशाना। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार में जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, जब तब से आए दिन वो कोई ना कोई नया फरमान जारी करते रहते हैं। ऐसे में अब उनके निर्देश पर शिक्षा विभाग ने स्कूलों का मॉडर्न टाइम टेबल तैयार किया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा, जिसमें टाइमिंग से लेकर के पहली क्लास कितने बजे लगेगी इसकी भी जानकारी है। आपको बता दूं कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेंगे। वही बच्चे सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक रहेंगे। 3:30 से 4:15 तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षाएं चलेगी। शाम 4:15 से 5 बजे तक वर्ग और 1-2 को छोड़ करके बचे हुए कक्षा के बच्चों की होमवर्क चेक करेंगे। मिशन दक्ष के बच्चों की प्रोफाइल तैयार करेंगे, जब विशेष कक्षा लेंगे और साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं की प्रोफाइल तैयार करेंगे। शिक्षा विभाग ने पहले से 12वीं तक के सभी सरकारी स्कूलों के लिए मॉडल समय सारणी तैयार की है, ये यानी कि टाइम टेबल तैयार की है। ये 1 दिसंबर से लागू होगी। इसकी अधिसूचना मंगलवार को विभाग ने जारी कर दी है।
दोस्तों बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटा है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले इन कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें कि जिन विभागों में इन नवनियुक्त कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा उनमें राजस्व, गृह, उच्च शिक्षा, स्कूली शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और फिर श्रम और रोजगार शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि रोजगार मेला के हिस्से के रूप में देश भर में 37 स्थानों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के तहत केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों भी शामिल हो रही है। बताया गया है कि रोजगार मेला रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है, जहां नई नियुक्तियां देश के औद्योगिक, आर्थिक और फिर सामाजिक विकास को मजबूती देने में योगदान देंगी, जिससे पीएम मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद मिलेगी। दोस्तों बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को हर तरीके से बदल दिया है। यह तकनीकी की मदद से हमारे कई काम बहुत आसान हो गए हैं और जिंदगी में अमूलचूल परिवर्तन आ गया है, मगर ये तकनीक अपने साथ कई खतरे को लेकर भी आई है। इनमें साइबर फ्रॉड सबसे अहम है, जिसे इस टेक्नोलॉजी के दम पर ही अंजाम दिया जा रहा है। साइबर धोखाधड़ी भारत में एक गंभीर मुद्दा बन गया है, इसलिए ऑनलाइन दुनिया में किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते समय हमें बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के दौरान इन तरीकों से आपके साथ ठगी हो सकती है। वो तरीका कौन सा है हम आपको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहचान चुरा करके धोखा देना। जी हाँ, साइबर फ्रॉड का सबसे आसान तरीका लोगों की पहचान चुराना है। इसके लिए साइबर क्राइम करने वाले आपका आधार, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी हुई जानकारियां चुराते हैं। इस निजी जानकारी की मदद से पीड़ित के खाते से अवैध रूप से रकम निकाली जाती है, इसलिए आप ऐसी जानकारी किसी भी हाल में किसी को भी ना दें। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करेंगे फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम से बेवकूफ बनाना। इन्वेस्टमेंट के लिए ऑनलाइन सुविधाएं आने के साथ ही अपराधियों को भी मौका मिल गया है। वो हाई रिटर्न का लालच देकर के आपको ऐसे स्कीम में फंसाते हैं जहां पैसा डूबने की आशंका होती है। कई कंपनियां तो निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए ऑफिस भी खोल लेती है। काफी पैसा इकट्ठा होते ही ये कंपनियां ऑफिस बंद करके भाग जाती है। इसीलिए यदि कोई ऐसी स्कीम के बारे में बताएं जहां रिटर्न बैंक और फिर एनबीएफसी से ज्यादा हो तो साफ मना कर दें। वहीं पर अब बात करते हैं ईमेल और मैसेज करके लोगों को फंसाना। जहां साइबर फ्रॉड के लिए अपराधी ईमेल, मैसेज या फिर वेबसाइट बना करके ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे वैध कंपनी या फिर व्यक्ति हैं। या लोग इनके झांसे में जाकर के अपनी जानकारी लीक कर देते हैं और फिर धोखे के शिकार हो जाते हैं। देश में इस तरह की फिशिंग स्कीम बहुत तेजी के साथ सामने आए। वहीं पर एटीएम से छेड़छाड़ करके जानकारी चुराना। जी हाँ, वित्तीय अपराध करने वाले लोग एटीएम मशीन के साथ भी छेड़छाड़ करके आपके कार्ड से जुड़ी हुई जानकारी चुराते हैं। इसे एटीएम स्कीमिंग कहते हैं। ये छोटे डिवाइस बिल्कुल भी मशीन का हिस्सा लगते हैं और फिर लोगों का इन पर शक भी नहीं जाता है। जहाँ उसके बाद बात करते हैं डाटा चोरी करके फिरौती मांगना। जहाँ इन दिनों व्यापारिक संस्थानों से जुड़े हुए डाटा चोरी करके फिरौती मांगने का प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। जहाँ इसे रेनसमवेयर अटैक कहा जाता है। हाल ही में टाटा ग्रुप के होटल भी ऐसे ही हमले के शिकार बने थे। तो ऐसे में अगर आपके साथ भी इस तरीके का कोई भी धोखाधड़ी होता है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के शिक्षक मुंह बंद रखेंगे। जी हाँ, सभी की जुबान पर ताला लगा दिया गया है। अगर वे सोशल मीडिया पर या फिर टेलीविजन अखबार में अपना विचार प्रकट करते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते हैं या फिर प्रचार प्रसार करते हैं तो उनके खिलाफ ठोस अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में चेतावनी भरा पत्र जारी किया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जो पत्र लिखा है उसमें प्रारंभिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को सामान्य अनुशासन का पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार से काम की तलाश में लोग वैसे तो पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में अधिक जाते हैं, लेकिन हाल के दिनों में उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बिहार के लोगों की आवाजाही बढ़ी है। जहाँ शिक्षा हो या फिर नौकरी या फिर दिहाड़ी मजदूरी, बिहार के काफी लोग आज उत्तराखंड की ओर रुख कर चुके हैं। एक जमाने में बिहार के लोग उत्तराखंड शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे, लेकिन वहाँ फार्मा उद्योग के विकास के बाद शिक्षा ग्रहण करने के अलावा लोग रोजगार की तलाश में भी जाने लगे हैं। आज बड़ी संख्या में इस उद्योग में बिहार के लोगों की सहभागिता है। जहाँ इसके अलावा उत्तराखंड में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए कई परियोजनाएं चल रही है। ऐसे में यहाँ बड़े पैमाने पर मजदूरों की मांग बढ़ी है। बिहार के मजदूरों को यहाँ बड़े पैमाने पर काम मिला है।
आज शायद ही कोई ऐसी परियोजना वहां चल रही हो जिसमें बिहारी मजदूरों को काम ना मिला हो। पिछले 17 दिनों से हाथग्रस्त सुरंग में फंसे 40 मजदूरों में भी 4 मजदूर बिहार के हैं। जहां उत्तराखंड में बिहार के लोगों को सबसे अधिक रोजगार फार्मा उद्योग में मिला हुआ है। आज उत्तराखंड के निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों में बिहार के लोग सबसे अधिक हैं। जब सर्विस सेक्टर में भी बिहारी की हिस्सेदारी प्रवासियों में सबसे अधिक है। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड रोजगार सृजन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब राज्य सरकार उनके कथानुसार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए संकल्पित है। वहीं पर बिहार के लोगों का उत्तराखंड की तरफ रुख करने का एक बड़ा कारण उत्तराखंड में बड़े रोजगार के अवसर रहा है। जहाँ सामान्य रोजगार सृजन में उत्तराखंड ने लंबी छलांग लगाई है। 28.6% की वृद्धि के साथ उत्तराखंड देश के टॉप 5 राज्यों में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। दोस्तों, मजदूरों के लगातार पलायन से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। जब किसानों की चिंता का कारण खेतों में तैयार धान की फसल को खलिहान तक लाना है। धान की फसल खेतों में ही झरने से किसान पहले से ही चिंतित नजर आ रहे हैं। जब ठेकेदार प्रतिदिन यानी कि हर दिन दूसरे राज्यों के ईंट भट्टों के मालिक से मोटी रकम लेकर के स्थानीय अधिकारियों की मिली भगत से मजदूरों के पलायन में सहयोगी बन रहे हैं। दूसरे राज्यों से मजदूर लेने आ रहे ठेकेदारों ने यहाँ के किसानों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। यह इस कारण धान की कटनी पर असर पड़ता देखा जा रहा है। किसान प्राकृतिक की मार तो बखूबी सहन कर लेते हैं। जब प्राकृतिक आपदाओं से उबर करके और महंगे बीज और फिर खादों की खरीदारी करके किसान धान की उपज तो कर लिए, परंतु किसानों को धान कटाई की भी चिंता सताने लगी है। धान की बाली पूरी तरीके से तैयार होकर के इंतजार में है। ऐसे स्थिति में कटाई नहीं होने पर उपज में कमी होने की आशंका बनी हुई है। धान फसल की कटाई समय पर नहीं होने की स्थिति में कई तरह के रोग मसलन सुखार, हल्दिया, बाली का सूखना आदि हो जाता है। इससे फसल पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जब पढ़े लिखे युवा वर्ग रोजी रोजगार की जुगत में शहर की ओर रुख कर लेते हैं। ऐसे लोग स्वयं और अपने अपने सदस्यों को मजदूरी के बजाय स्वरोजगार करने का दबाव बनाने लगे हैं। इसके अलावा मनरेगा समेत अन्य विकास योजनाओं का काम करना पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में दिन ब दिन मजदूरों की कमी होती जा रही है। जब मजदूर वर्ग के लोग का पट्टा बटैया और फिर चौराहा पर खेत लेकर के खेती स्वयं करने लगे हैं, इसका असर भी साफ दिख रहा है। आपको बता दूं कि खेती बाड़ी के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या कोई अस्थायी नहीं है। ये समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों के समक्ष एकमात्र विकल्प यंत्रीकरण रह गया है। जो कार्य कई मजदूरों द्वारा 10 दिनों में किया जाएगा, वे कार्य कृषि यंत्र घंटों में कर रहे हैं। जहाँ अब खेती करने से लेकर के जुताई कुटाई में भी कृषि यंत्रों का उपयोग किसान के लिए लाभकारी है। जहाँ किसानों को मजदूरों की कमी भी नहीं खलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा विभाग ने 2024 की छुट्टी के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कई तरह के बदलाव किए गए हैं। रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, तीज और फिर जितुआ की छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। जब वहीं गर्मी की छुट्टी 20 दिन से बढ़ा करके 30 दिन कर दी गई है। जहाँ शिक्षा विभाग ने तय किया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान शिक्षक और फिर शिक्षकेतर कर्मचारी अन्य दिनों की तरह स्कूल आते रहेंगे। इसके साथ ही विभाग ने मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ा दी है। ईद और बकरीद की छुट्टी 3 दिन कर दी गई है। जब वही मुहर्रम पर 2 दिन का अवकाश रखा गया है। इसे लेकर के बीजेपी सहित कई दलों के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार पर जमकर के हमला बोला है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि छुट्टी बढ़ाने से मुसलमानों का वोट मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की मंशा ही नहीं है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, वे तो सिर्फ छुट्टी बढ़ाने में लगे हुए हैं। मुसलमानों को पहले से ही ठगते आ रहे हैं, आगे भी ठग करके अल्पसंख्यकों का वोट लेना चाहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्या छुट्टी बढ़ाने से मुसलमान उनको वोट दे देंगे, ये सवाल है। 2 दिन छुट्टी बढ़ाने से अल्पसंख्यक समाज खुश नहीं होने वाले हैं। ऐसा करने से महागठबंधन को वोट नहीं मिलने वाला है। मुसलमानों को छुट्टी नहीं बल्कि रोजगार, रोजी और शिक्षा चाहिए। बिहार सरकार ने बीते 15 सालों में इनके लिए कुछ नहीं किया है और सिर्फ किसी तरह से वोट लेने में लगे रहते हैं। इसको लगता है कि छुट्टी घटाने बढ़ाने से वोट मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। छुट्टी बढ़ाने से मुसलमान वोट नहीं देंगे, उन्हें रोजगार और शिक्षा चाहिए, छुट्टी नहीं। दोस्तों, बात करते हैं कि चीन में फैली बीमारी को लेकर के बिहार में भी अलर्ट है। चीन में इन दिनों सांस से संबंधित रोग निमोनिया तेजी के साथ फैल रही है। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही साथ अस्पतालों में दवा, ऑक्सीजन आदि पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। खबर के अनुसार भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश के बाद पटना के अस्पतालों को सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति ने सिविल सर्जन को भी अलर्ट भेज दिया है। साथ ही कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि
पटना के 2 बड़े अस्पताल पीएमसीएच और आईजीआईएमएस को अलर्ट रहने को कहा गया है। जब विभाग ने पीएमसीएच में निमोनिया की दवाइयों का भंडाफोर करने के आदेश दिए हैं, साथ ही साथ शिशु रोग विभाग को भी तैयार करने को कहा गया है। दरअसल चीन के उत्तरी क्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा HN2 के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है और बच्चों में निमोनिया के मामलों का तत्काल पता लगाने का निर्देश दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में किसानों के लिए फसल विविधीकरण योजना की शुरुआत की गई है। यहाँ इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू कर दिया गया है। खबर के अनुसार फसल विविधीकरण योजना के तहत बिहार सरकार सुगंधित औषधीय पौधों की खेती पर 50% तक की सब्सिडी देगी। इच्छुक किसान को उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के यानी कि बिहार के किसान लेमन ग्रास और पामारोज, तुलसी और फिर शतावरी समेत अन्य कई तरह के औषधीय पौधों की खेती कर सकते हैं। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ इससे राज्य के किसान अच्छी कमाई कर सकेंगे। कृषि विभाग ने इस योजना के लिए इकाई लागत के रूप में 1.5 लाख रुपए की निर्धारित किया है। इस पर सरकार के द्वारा किसानों को अधिकतम 50% यानी कि 75,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप www.harticultural.bihar.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ से आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों पुरानी कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। परंतु बिहार के अररिया जिला के आदर्श सिन्हा ने खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई का साम्य बना करके इस कहावत को नकार दिया है। यह पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहते हुए आदर्श ने क्रिकेट के खेल में भी ऊंचाई हासिल किया है। आदर्श को बिहार क्रिकेट संघ ने अंडर 16 स्टेट टीम का कप्तान बनाया है। आदर्श के नेतृत्व में राज्य की टीम मंगलवार को पटना से पुणे के लिए रवाना हुई। अररिया शहर के वार्ड नंबर 14 आश्रम रोड निवासी आदर्श सिन्हा ने नर्सरी से कक्षा 8वीं तक अररिया पब्लिक में पढ़ाई की है। जब विद्यालय के रेक्टर डॉक्टर BN झा कहते हैं कि उसे बहुत मेधावी विद्यार्थी के रूप में भी गिना जाता था। स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। उनके कप्तान बनाए जाने पर खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। अररिया पब्लिक स्कूल में शिक्षिका आदर्श की मां पल्लवी सिन्हा ने बताया है कि क्रिकेट के प्रति बेटे की चाहत को देखते हुए उन्होंने अपनी निजी सुखों को अनदेखा किया। जितना संभव हो सका उसकी जरूरतों को पूरा करने में सहयोग करती रही। आज इसका सुखद परिणाम प्राप्त हुआ है। दोस्तों बिहार की राजनीति शुरू से ही काफी चर्चा वाली रही है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी नहीं मालूम चलता है। यहाँ विरोधी तो दूर, अपने ही पार्टी का नेता अपने ही सहयोगी पर सवाल उठाते रहते हैं। ऐसे में अब एक ताजा मामला बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी राजद से जुड़ी हुई है। इस पार्टी के एक MLC ने लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मसीहा बताया है और कहा है कि बिहार में जितनी पार्टी है उसके सर्वमान्य नेता इन्हीं के गुरुकुल के छात्र हैं। राजद MLC ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि आप जानते हैं कि आपको कुछ पता है, आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। आज भी बिहार में ऐसे कई भी पार्टियां हैं, चाहे वो कितना भी डिंग डांग कर लें, चाहे वो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर उनका वाला पार्टी JDU हो, सभी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी के ही राजनीतिक विश्वविद्यालय गुरुकुल के छात्र रहे हैं। सर्वविदित है कि दिन रात परिश्रम करके विपरीत परिस्थितियों में वे महान व्यक्ति द्वारा गेहूं की उपज की तब जाकर के रोटी बनाई। परंतु इधर हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि स्वार्थ तत्व के लोग उस मेहनत की रोटी पर ही दाल लेकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के श्रेणी में फोटो खिंचवा करके विज्ञापन के माध्यम से भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। आपको बता दें कि राजद MLC सुनील सिंह पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर नजर आ रहे हैं। हालांकि वे खुल करके नीतीश कुमार को लेकर के कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इशारों में नीतीश कुमार को काफी कुछ खरी खोटी सुना देते हैं। ऐसे में अब राजद MLC सुनील सिंह ने उनकी तुलना अम्बेडकर और महात्मा गांधी की श्रेणी में फोटो खींचने वाले लोगों से कर डाली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन सरकार की दोनों बड़ी पार्टियां RJD और JDU लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मंडल राजनीति को जगाने में जुटी हुई है। जाति आधारित गणना के आधार पर पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों का आरक्षण 65% तक बढ़ाने की राजनीति जमीन पर चुनावी लड़ाई लड़ने की नीति लालू यादव और तेजस्वी यादव की योजना में रह करके
कभी शिक्षा मंत्री तो कभी विभाग के अफसर पलीता लगा दे रहे हैं। महागठबंधन को मंडल की राजनीति में चुनावी फायदा नजर आ रहा है, लेकिन शिक्षा विभाग से कुछ न कुछ ऐसा होता रहा है जिससे बीजेपी को कमंडल पिच पर खुल करके खेलने का मौका मिलता है। जब ताजा विवाद हुआ अगले साल यानी कि 2024 में स्कूलों में छुट्टी के कैलेंडर को लेकर के सरकार ने सामान्य और उर्दू स्कूलों के लिए अलग अलग कैलेंडर बनाया है। इसमें हिंदुओं के कुछ पर्व पर छुट्टी नहीं है, जबकि मुसलमानों के कुछ त्यौहार की छुट्टी बढ़ गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कह रहे हैं कि उनको कैलेंडर के बारे में पता ही नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि सरकार के स्तर पर एक कैलेंडर नहीं बना है और संज्ञान में आते ही सीएम नीतीश कुमार इसे ठीक करेंगे। शिक्षा विभाग सफाई जारी कर रहा है कि 60 दिन छुट्टी 2023 में थी, 2024 में भी है। जब विभाग कह रहा है कि कन्फ्यूजन 2 कैलेंडर के कारण हुआ है जो सामान्य और उर्दू स्कूल्स के लिए अलग अलग बने हैं। वहीं पर बीजेपी को बैठे बैठाए महागठबंधन सरकार पर फिर से सनातन धर्म पर हमला करने का आरोप लगाने का मौका मिल गया है। बीजेपी के हर बड़े नेता ने नीतीश सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा करके हमला बोल दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि शिवरात्रि, जन्माष्टमी की छुट्टी काट दी गई और ईद बकरीद की छुट्टी बढ़ा दी गई। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिस तरह से लालू यादव और नीतीश कुमार सरकार हिंदुओं पर हमला कर रही है, भविष्य में उन्हें मोहम्मद नीतीश और मोहम्मद लालू यादव के नाम से जाना जाएगा। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर काटी गई छुट्टी बहाल नहीं की गई तो फिर अगले चुनाव में नीतीश को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गिरिराज सिंह ने जिस चुनावी खामियाजी की धमकी दी है उसे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और फिर साफ तरीके से रखा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश सरकार बहुसंख्यक हिंदुओं को जातियों में बांट करके तुष्टिकरण से मुस्लिम वोटों को एकजुट करके 2024 का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए बिहार सरकार ने स्कूलों में 2024 की छुट्टियों का ऐसा कैलेंडर जारी किया है जिसमें हिंदू पर्व की छुट्टियां काट करके मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई। जब मोदी ने यानी कि सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ये सब नीतीश और तेजस्वी की सहमति से हुआ है, लेकिन भाजपा के विरोध के बाद शिक्षा विभाग के छोटे अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ा जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने उर्दू स्कूलों और फिर मुस्लिम बहुल इलाकों में रविवार की जगह साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को देने पर भी सवाल उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, विजय कुमार सिन्हा समेत हर छोटे बड़े भाजपा के नेता ने हिंदू पर्वों पर छुट्टी में कटौती को लेकर के सरकार पर हमला बोला है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा विभाग के मंत्री या फिर अफसरों के काम से विवाद पैदा हुआ है, जिसमें बीजेपी को सनातन पर हमला और मुस्लिम तुष्टिकरण का मसला उठाने का मौका मिल गया हो। जब शिक्षा विभाग ने अगस्त में रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म कर दी और सभी स्कूलों को खुला रखने का निर्देश दिया गया था। स्कूल खुले, शिक्षक भी आए, छात्र छात्रा ना के बराबर है। शिक्षकों ने विरोध किया, बीजेपी ने भी हंगामा किया, लेकिन के पाठक का विभाग अड़ा रहा। फिर दूसरा विवाद दुर्गा पूजा के दौरान टीचरों की 6 दिन की ट्रेनिंग पर। जब विभाग ने 16 से 21 अक्टूबर तक शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए बुलाया, नवरात्र के दौरान ट्रेनिंग का विरोध हुआ तो फिर सरकार ने आदेश को वापस लिया। जब तीसरा विवाद हुआ बीपीएससी से बहाल नए शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर, इसके लिए विभाग ने हेड मास्टर की छठ की छुट्टी कैंसिल कर दी और कहा है कि 21 नवंबर तक सबका योगदान करा ले। तीनों विवाद हिंदू पर्व पर स्कूल खोलने या फिर टीचरों को बुलाने को लेकर के हुआ है। हर बार बीजेपी ने सनातन पर हमला बोलकर के मुद्दे को उठाया और सरकार को 2 बार अपना आदेश वापस लेना पड़ा। खुद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर के बीजेपी को नीतीश सरकार, महागठबंधन, जेडीयू और आरजेडी को सनातन विरोधी बताने का मौका दे रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी तक की फटकार भी चंद्रशेखर पर काम नहीं कर पाई। दोस्तों, अगर आप भारत के निवासी हैं तो फिर आपको ये पता जरूर होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए वोटर्स आईडी कार्ड जारी करती है। आप इसे निर्वाचन कार्ड या फिर वोटर कार्ड के नाम से भी जानते हैं। वोटर्स आईडी कार्ड को काफी जरूरी डॉक्यूमेंट्स माना जाता है और फिर इसका इस्तेमाल भी कई जगह कई तरह के कामों को करने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी भी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड खो जाए या फिर चोरी हो जाए? तो आपको बता दो कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो फिर आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसे डुप्लीकेट वोटर्स आईडी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इलेक्शन कमीशन सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब यह है कि अब आपको हर बार एक डुप्लीकेट कॉपी के लिए आवेदन डालने के लिए इलेक्शन ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। अब आप सभी तरह के ऑप्शनल कामों को ऑनलाइन भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो युवाओं और फिर सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से राज्य के विकास के लिए नया रोड मैप बनाएंगे ताकि समेकित और समावेशी विकास हो सके। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि बिहार में 65% युवा है जिनकी आयु 35 साल से भी
कम है, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। मुख्यमंत्री दलित, महादलित, अग्रा, पिछड़ा और फिर अमीर गरीब के नाम पर हमें बांट रहे हैं। जनता ने उन्हें विकास के लिए चुना था। बिहार में गरीब और फिर गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार आज शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, व्यक्ति आय और औद्योगिकीकरण को लेकर के पूरे देश में सबसे पिछले पायदान पर है। उन्होंने कहा है कि 24 सालों में कई उतार चढ़ाव से जूझते हुए पार्टी एक नए मुकाम पर पहुंची है। कई शक्तियों ने हमारी पार्टी को समाप्त करने का प्रयास किया है। हमें अपनों ने ही धोखा दिया, नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती थी। चिराग पासवान का साफ साफ कहना है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हम डूबे वहां जहां अपने ज्यादा और दुश्मन कम था। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता के विश्वास से हमारी पार्टी फिर से पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के कारण स्थापना दिवस का महत्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि संस्थापक रामविलास पासवान की नीतियों की हम चर्चा करें। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े शोषित, वंचित और गरीब के मुख्य धारा से जोड़ना ही उनका लक्ष्य था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर के अखार घाट रोड में भीषण ट्रैफिक जाम की सूचना पर पहुंचे सिकंदरपुर ओपी के पुलिसकर्मियों को पीटा गया है। आरोपित ने ड्यूटी में तैनात सिपाही की कॉलर पकड़ ली और नेम प्लेट से नाम पढ़ने के बाद जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। जब अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान वह पुलिस से उलझ गया, जब सख्ती के बाद उसे थाना लाया गया। जब मामले में सिकंदरपुर ओपी में तैनात जवान पिंकू राम के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने बताया है कि अहियारपुर, रसूलपुर, वाजिद के सत्यनारायण महतो पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और फिर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पूछताछ करके उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है। आवेदन में जवान ने कहा कि गंगा स्नान के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी में तैनात थे। इसी क्रम में अखाड़ा घाट रोड पहुंचे तो फिर देखा कि ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस फंसी है। इसी के बाद वहां पर जाम छुड़ाने पहुंचे। इस बीच अखार घाट रोड में ही सड़क किनारे एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा था, जहां उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पुलिस वाहन को बैक करा रहे थे। तभी उस युवक गाली देते हुए कहने लगा कि वर्दी पहन लिए हो, जहां से मन करता है वहां से गाड़ी घुमाने लगता है। इस पर जब उसे टोका तो फिर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए वर्दी पहने जवान की कॉलर पकड़ ली और मारपीट करने लगा। दूसरे जवान जब छुड़ाने आए तो फिर उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद वह भागने लगा तो फिर उसे खदेड़ करके पकड़ा गया, जब वहीं घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिले से एक सनसनीखेज मामला निकल करके सामने आया है। यहाँ जिले में रहस्यमयी बीमारी प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गई है, जिसकी पड़ताल अब WHO की टीम करेगी। इस बीमारी के लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। बुखार, जोरों के दर्द के साथ लोगों की जान जा रही है, जहाँ एक महीने के भीतर 377 लोग बीमार पड़ चुके हैं। ऐसे में अब WHO की टीम इस बीमारी की पड़ताल करेगी। दरअसल गया के सिविल सर्जन डॉक्टर रंजन कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बीमारी के लक्षण चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं। बुखार, चटक्के और जोरों के दर्द के साथ लोगों की जान जारी है। ऐसे में अब WHO की टीम इस क्षेत्र की जांच करेगी और फिर चिकनगुनिया के फैलने के कारणों का पता लगाएगी। हालांकि पिछले एक सप्ताह में कोई भी सक्रिय मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में एकत्रित किए गए नमूने को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल की वायरोलॉजी प्रयोगशाला में भेजा गया है, जिसने वेक्टर जनित बीमारी की पुष्टि की है। आपको बता दूं कि दीपावली के इस पर्व पर यह बीमारी रहस्यमयी बीमारी फैली है, जिसमें 2-4 दिनों के लिए बुखार और चटक्के के अलावा ऊपरी और निचले अंगों और फिर जोरों का दर्द देखा गया है। जब कुछ मामले में घुटनों और फिर टखने पर भी असर पड़ता है। जब लोगों की शिकायत पर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई भी की है। डॉक्टरों की टीम ने इलाके से 10 ब्लड सैंपल जमा किए हैं, जहाँ इसके बाद इसे PMCH की वायरोलॉजी लैब में भेजा गया है। आपको बता दें कि पटवाटोली इलाके में बढ़ते मामले के बाद जिला प्रशासन ने मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए मेलाथियोन और फिर टेमीफॉस लर्विसाइड का छिड़काव किया है। जहाँ साथ ही मेडिकल टीम में भी तैनात किया गया है, जिन्होंने घर घर जाकर के पैरासीटामोल, सूजन दूधी दवाएं मुफ्त में बांटी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के बक्सर में ASI समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बक्सर जिले के SP मनीष कुमार के द्वारा इन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। खबर के अनुसार जिले के SP मनीष कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान गंगा ब्रिज पर वाहन जांच में अनियमितता पकड़ी, जिसके बाद SP ने इन पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। इसको लेकर के आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि SP के द्वारा जो कार्रवाई हुई है उसमें एक सहायक अवर निरीक्षक को सस्पेंड कर
दिया गया है, वहीं एक हवलदार के साथ एक सिपाही को भी बर्खास्त कर दिया गया है। एसपी के द्वारा इन सभी को निलंबित करके लाइन क्लोज कर दिया गया है। यह दरअसल सोमवार को एसपी गंगा ब्रिज चेक पोस्ट पर पहुंचे और फिर वहां तैनात पुलिस कर्मियों पर नजर रखने लगे। इस दौरान कार्य में अनियमितता और फिर लापरवाही को देखते हुए औद्योगिक थाने के एएसआई कुंदन शर्मा, पुलिस केंद्र में तैनात हवलदार विजय कुमार और फिर सिपाही आनंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार पटना, दरभंगा समेत 10 जिलों में आहर पायन की मरम्मत करने की तैयारी कर रही है, जहां बहुत जल्द इन जिलों में आहर पायन की मरम्मत शुरू होगी। खबर के अनुसार विभाग के द्वारा पूरे बिहार में भूजल में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए राज्य के 10 जिलों में तकरीबन करीब 300 आहर पायन चेक डैम, तालाब, कुआं की मरम्मत की जाएगी। साथ ही साथ तालाब के माध्यम से बारिश की पानी को भी एकत्र किया जाएगा। आपको बता दें कि विभाग ने बिहार के भागलपुर, सीवान, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, सारण, जहानाबाद और गोपालगंज जिले में मौजूद आहर पायन चेक डैम, तालाब, कुआं आदि को मरम्मत करने का फैसला किया है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिलों के माध्यमिक स्कूलों में तैनात 5440 अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया है। खबर के अनुसार विभाग के बाद डीओ कार्यालय ने भी नियमानुसार अतिथि शिक्षकों को हटाने का पत्र जारी कर दिया है। जल्द से जल्द राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिलों में पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की छुट्टी हो जाएगी या उनके स्थान पर नए टीचर तैनात किए जाएंगे। आपको बता दें कि विभाग ने अतिथि शिक्षकों और फिर एजेंसी के माध्यम से कार्यरत टेक्निकल फैकल्टी को भी हटाने का आदेश सभी जिलों को जारी किया है। कई जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और फिर अतिथि टीचरों को नौकरी से हटा दिया गया है। दरअसल विभाग के द्वारा जिन स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की कमी थी, वहां पर संबंधित विषय में अतिथि शिक्षक रखे गए थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा नए टीचरों की बहाली के बाद अब अतिथि शिक्षकों को हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में दरभंगा एम्स का मुद्दा लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाता रहा है। जब केंद्र सरकार का कहना है कि उसे राज्य सरकार की तरफ से जमीन नहीं उपलब्ध कराई जा रही है, तो राज्य सरकार का कहना है कि हमने सभी तक से मदद की है, केंद्र की मर्जी नहीं है। तो राज्य सरकार का कहना है कि हम सभी तक से मदद की है, केंद्र की मर्जी नहीं है बिहार की मदद करने का। हालांकि लंबे विवाद के बीच राहत वाली खबर आई है और दरभंगा एम्स की स्वीकृति का सहमति हासिल हो गया है। लेकिन अब इसके जमीन तय करने के मामले में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राज्य सरकार पर काम नहीं कराने का बड़ा आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश बाबू से आग्रह करना चाहता हूं कि सोबन बाईपास जो दरभंगा में है, उसमें एम्स की स्वीकृति का सहमति प्राप्त तो आपको ही हो गया है। जब भले ही आपने 3 दफे जमीन बदला हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी डीएमसीएच में 82 एकड़ जमीन एम्स के डायरेक्टर के अधीन है। ऐसे में एम्स के डायरेक्टर वहां झंडा फहराएं, ये अच्छा होगा। इतना ही नहीं, बिहार सरकार डेट फिक्स करे कब देश के प्रधानमंत्री आकर के सोबन में एम्स के निर्माण की शुरुआत कर सके। जहां हम लोग तो कब से चाहते हैं कि वहां जल्द से जल्द एम्स की शुरुआत हो। वहीं तेजस्वी यादव की तरफ से हेल्थ में केंद्र सरकार से मदद नहीं मिलने के आरोप का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत सरकार 500 करोड़ देता है और सिर्फ वो मेंटेनेंस पर 500 करोड़ देते हैं। जब उनका कहना है कि हजारों करोड़ रुपए लगा करके बिल्डिंग निर्माण का काम किया जाता है, तो फिर उसने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने कहा कि 3000 करोड़ करेंगे जमीन पर, तो 3000 खर्च क्यों करना है? आपके पास जमीन कहाँ है? इसमें भी कोई घोटाला है क्या? या आप वहां जो सरकारी जमीन है वो उपलब्ध करवा दीजिए, तुरंत वहां एम्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। या इसके आगे सम्राट चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश जी, आप लोग तो बार बार वहां छोटा छोटा टुकड़ा देने का काम करते हैं। जय नीतीश बाबू अभी मुंगेर में शिलान्यास करने का काम किया और 15 एकड़ जमीन हैंड ओवर किया। जी हाँ, ये एक अलग कहानी वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। अरे काम तो करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो बढ़ाइए। दरभंगा के बगल में झंझारपुर में पिछले 6 वर्षों से मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अब कितना दिन टाइम लगेगा? दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार राज्य डाटा एंट्री कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के आह्वान पर सेवा समायोजन की मांग को लेकर के जिले के डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए, जिससे विभिन्न कार्यालय के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समाहरणालय परिसर में स्थित धरना स्थल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अपने मांगों के समर्थन में 2 दिवसीय हड़ताल के तहत धरना दिया। धरने पर बैठे हड़ताली डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने मांगों के समर्थन में हाथों में तख्तियां लिए हुए था और फिर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी। धरना की अध्यक्षता कर रहे
जिला डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष नवीन कुमार निराला ने कहा है कि वे लोग लगातार अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और विभागीय सेवा समायोजन को लेकर के उनका आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। उन्होंने बताया है कि आंदोलन के पहले चरण में 5 नवंबर को सभी जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया गया था, जब 6 से 11 नवंबर को अपनी मांगों के समर्थन में काला बिल्ला लगा करके कार्य किया गया। इसके बावजूद भी बिहार सरकार की ओर से उन लोगों की मांग को लेकर के किसी तरह की को पहल नहीं की गई, जिसके तहत 28 और 29 नवंबर को 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया गया और उनकी मांगे पूरी नहीं होने की गई तो फिर वे लोग पूरे बिहार में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और फिर विभागीय काम को ठप कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि शादियों का सीजन शुरू हो गया है, ऐसे में दूध की खपत ज्यादा होने वाली है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूध की खपत हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, इन राज्यों में पशुपालन भी बहुत ज्यादा होता है। इस बीच बिहार की जेडीयू वाली नीतीश सरकार ने पशुपालन करने वालों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले से गर्मी के दिनों में दूध का उत्पादन घटने की बावजूद भी पशुपालकों को घाटा नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर दूध का घाटा होता है तो फिर इसकी भरपाई सरकार करेगी। बिहार की नीतीश सरकार ने एक शानदार योजना बनाई है, जहाँ राज्य सरकार अब पशुपालकों के लिए सब्सिडी देने की योजना बनाई है, जहाँ इससे पशुपालकों को बहुत फायदा होगा। साथ ही प्रति लीटर रेट भी तय कर लिया गया है। आपको बता दें कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने पशुपालकों को प्रति लीटर 3 रुपये अनुदान देने का निर्णय लिया है, जहाँ इसका फायदा सभी को नहीं बल्कि उन पशुपालकों को मिलेगा जिन्होंने दूध सहकारी समिति के जरिए बेची है। साल 2023 में अप्रैल से जून के बीच दूध बेचने वाले पशुपालकों के लिए विभाग ने करीब 10 करोड़ रुपए स्वीकृत की हैं, जहां इससे गर्मी के महीनों में सहकारी दूध समितियों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को अनुदान दिया जाएगा। जहां पशुपालकों को अप्रैल से जून के बीच 91 दिनों का भुगतान किया जाना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।